हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स जीके अड्डा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक्स तो कराती हूँ, लेकिन ट्रिक्स से काम नहीं चलने वाला। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी जो सार संग्रह आपकी बुक आती है उसको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको स्पीडी करंट अफेयर क्वेश्चन कराए हैं 655 क्वेश्चन, उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह है जो आपकी बुक, ये क्लास 6 से लेकर के 12th तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनका संक्षेप में यानी कि सार संग्रह है। संक्षिप्त में यहाँ पर वन लाइनर टाइप के आपके बुक है, ये इसमें कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट उठा रही हूँ वो है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी कौन सा यहाँ पर है, प्राचीन भारत का इतिहास। एनिशियंट हिस्ट्री में आपको कराऊंगी। और एनिशियंट हिस्ट्री का आज हमारा जो पहला चैप्टर है, एक या दो चैप्टर मैं एक वीडियो में कराऊंगी। अगर पॉसिबल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगी। पर आपको क्या करना है, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करवा दूँ। और पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर ही आपको पीडीएफ सारी मिल पाएंगी। तो पहला आपका जो चैप्टर है, प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो ये एनसीईआरटी सार संग्रह है ना, ये वन लाइनर की तरह है और इसमें कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको क्या करना है, अभी आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो इन बुकों को क्या करिए, रट लीजिए। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है, इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो उसको एक तो आप करंट अफेयर रट लीजिए और जो एनसीईआरटी करा रही हूँ इसको रट लीजिएगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, बाकी जो भी 2021 में आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है प्राचीन भारत की ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंध, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या। तो जब किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट यानी कि विशेष व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं जो होती हैं, घटनाएं मान लो, डेट मान लो, तथ्य मान लो, उनका जब काल क्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, उनका क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। काल क्रमिक विवरण क्या कहलाता है, जो लिखित होता है वो इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास का पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये माना जाता है किसको, राजतरंगिणी को। आहत सिक्के, देखिए, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे, तो आहत सिक्के कहलाते थे। तो ये आपको याद रखना है। पंच मार्क्ड और कॉइन्स क्या कहलाते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहलाते, आहत सिक्के कहलाते थे उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के होते थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्या, न्यूमिस्मेटिक यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को। किसको दिया जाता है, प्रागैतिहासिक खोज का जो प्रारंभ माना जाता है भारत में, उसका श्रेय किसको दिया जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। अब यहाँ पर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का विभाजन भी देखेंगे, पर उससे पहले कुछ और क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इनको देख लीजिए। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, स्टुअर्ट पिगॉट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, भारत के लिए चीन यात्रियों ने क्या करा है, चीनी यात्रियों ने इन तू करा है, क्या करा है, इन तू। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेखा
अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी, इपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या। आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हैं ना, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का जो उल्लेख है किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो किसने तैयार करा थी? V.A. स्मिथ ने करा था। किसने करा था? V.A. स्मिथ ने करा था। ये हैं आपके क्या जो आपका ऐतिहासिक स्रोत है, और ये जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यहाँ पर करा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो काल है इसे बांटा गया है। तो हिस्ट्री को सबसे पहले हमने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिकल पीरियड। अब इनका काल देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इस समय क्या हुई है? मानव उत्पत्ति से, इसका जो टाइम पीरियड है वो मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल का इनका टाइम पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको टाइम लिखना है। और देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसके पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है। देखिए क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या प्रागैतिहासिक काल क्या है? लिखित है या अलिखित है? अलिखित। ये क्या है? लिखित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इसको टाइम पीरियड याद रखना है इसका। दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा? 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 6000 ईस्वी पूर्व तक का समय कौन सा माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य तो है यहाँ पर, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन अपठनीय है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है दोस्तों, वो लिखित तो है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं किंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल देखिए, जो ऐतिहासिक काल है ये 6000 ईस्वी पूर्व से आगे का माना जाता है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। पुरातात्विक भी हैं, साक्ष्य साहित्यिक भी यानी कि लिखित भी हैं। तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। इसे हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये है क्या? ऐतिहासिक काल, जिसका समय 600 ईस्वी पूर्व से आगे का माना जाता है। तो इनका बस यहाँ से आपको टाइम पीरियड याद रखना है तीनों का। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का समय क्या है और ऐतिहासिक काल का समय क्या है। कौन सा इसमें लिखित है, किसे हम यहाँ पर कौन सा अपठनीय है? लिखित तो है किंतु अपठनीय है। और कौन सा लिखित भी है और दोनों वहाँ पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर हमें प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो हम क्या करते हैं? जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण हैं, उनके द्वारा ही तो हम अपने प्राचीन हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? वही तो पढ़ते हैं ना, वो ग्रंथ ही तो है ना। हमें उन्हीं से बुक से ही तो पता चलता है। वही तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किससे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे।
वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या 2 वंश और दे देगा, तो कौन से वंश का है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। तो इनके अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? किस वंश के इतिहास की? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल्प सूत्र से प्राप्त होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक जीके का ये पूछ सकता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय काम करता है? ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये एक संलग्न संगठन है। यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कौन सा यहाँ पर सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण काम करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो देखिए, जो मत्स्य पुराण है ना, ये किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। सारे क्वेश्चन पूछे हुए, इनको रट लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं। एनिशिएंट हिस्ट्री में जितना इस बुक में है ना, उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे बाहर और कुछ नहीं जाने वाला। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर को। पूछा जाता है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। गुप्त वंश की जानकारी किस स्मृति से मिलती है? नारद स्मृति से। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसको माना जाता है? मनुस्मृति को। और मनुस्मृति जो है, ये सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक भी है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब प्रमुख अभिलेख व उनके शासकों को देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये कौन से शासक ने करा था? कलिंग नरेश खारवेल का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। नासिक अभिलेख ये किससे रिलेटेड है? गौतम बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक और विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद। अब आपसे क्वेश्चन में बता देती हूँ कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? कलिंग नरेश खारवेल हमारा आंसर हो जाएगा। या आपसे पूछेगा कि पुलकेशिन सेकंड का संबंध निम्नलिखित में से किस अभिलेख से है या किस शासक की याद दिलाता है? ऐहोल अभिलेख, तो ये पुलकेशिन सेकंड की याद दिलाता है। या पुलकेशिन सेकंड का संबंध किस अभिलेख से है? तो ऐहोल अभिलेख से। इस तरीके से ना क्वेश्चन बना बना के आप याद करा करो। आगे देखिए, यहाँ पर नोट भी है। तो महाभारत का प्रारंभिक अभिलेख जो है, ये किस में मिलता है? अश्वालयन ग्रह सूत्र में मिलता है। महाभारत को क्या किस नाम से भी जाना जाता है? जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता ही है वर्तमान में, जिसे हम महाभारत कहते हैं। इसका प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? अश्वालयन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता भी था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर कितने हो गए? 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो ये महाभारत कब से कहा, जय संहिता कब से कहा और भारत जो कब से कहा, ये आपको यहाँ से पता चल। जब इसमें 88 माना जाता है कि जब 8800 श्लोक थे तो उस समय इसका नाम जय संहिता था।
उसके पश्चात ये जब बढ़कर 24,000 श्लोक हुए तो भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब इसमें अंत में क्या हुआ, 1,00,000 श्लोक होने के बाद इसे सतशाहस्री संहिता या फिर महाभारत कहा जाता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि महाभारत को जय संहिता भी, भारत भी और सतशाहस्री संहिता भी कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। तो जो शिलालेखों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, पुरालेख विद्या। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेख विद्या। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है, डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए जो इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, रेहला। पूछा जाता है हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो हेन सांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ से करा था, नालंदा विश्वविद्यालय से। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, बौद्ध स्तंभ लेख की किससे जानकारी मिलती है, इस लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है बौद्ध स्तंभ लेख से। हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है। हेन सांग की पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की। और सी यू की पुस्तक हेन सांग की है और इसमें इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो किताब उल हिंद की रचना किसने करी थी, अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। पूछ लिया जाता है। और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो किसको किया था, इब्न बतूता को करा था। इब्न बतूता जो है ये कहाँ का यात्री था, मोरक्को का। अब ये कहाँ का था ये भी पूछ सकता है, मोरक्को का हो गया। या फिर मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो के द्वारा। आगे चलते हैं। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य से चलता है शुंग वंश के इतिहास का पता। चीनी लेखकों का वर्णन देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाहियान की। तो फाहियान इसका समय माना जाता है 399 से 414 ईस्वी का। भारत दशा का विवरण, इसकी रचना क्या है, इसकी रचना का नाम है भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री था, प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा करी थी, फाहियान ने। यह फाहियान किसके समय में आया था भारत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय की माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रसाद, राजमहल जिसे कहते हैं, उसको देव निर्मित बताया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्य कौड़िया जो होती थी और चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रसाद के राजमहल को देव निर्मित बताया है। तो किस यात्री ने बताया है, फाहियान ने। उसके बाद हेन सांग आया, 629 से 645 ईस्वी तक रहा। सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख, सी यू की इसकी रचना क्या कहते हैं, पाश्चात्य संसार के लेख। हिनशांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस यात्री को राजकुमार कहा जाता है, या फिर शाक्य मुनि, या फिर नीति का पंडित कहा जाता है। तो किसे, हिनशांग को। हिनशांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने हर्ष को किस चीज की उपाधि दी थी, शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। अगला है यहाँ पर इति सिंह। तो इति सिंह जो रहा था ये 673 में आया और 675 तक ये भारत में रहा था। इसकी जो रचना थी वो थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्म कथाएं।
चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। चीनी बौद्ध यात्री इतिसंग ऐसे यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या रहे हैं, अध्ययनरत रहे हैं। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कब मिलता है? तो देखिए, जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो प्राचीन भारत में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऐरण से। और किसका है ये ऐरण अभिलेख? भानुगुप्त का। और कब मिला है? तो 510 ईस्वी में मिला है। तो 4 क्वेश्चन मिल गए। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो सती प्रथा के। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी मिला है। किसके ऐरण से? भानुगुप्त के। कौन से ऐरण से? ऐरण अभिलेख। कौन से अभिलेख से? ऐरण अभिलेख से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को याद कर। तो ये हो गया है पहला चैप्टर खत्म। अब चलते हैं पाषाण काल की तरफ। तो देखिए, जो पाषाण काल है, स्टोन एजेस को कहते हैं। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो ऐसे जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया। एक है पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल को जिसका जो टाइम पीरियड है वो 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न पाषाण काल, ये 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को 50,000 ईस्वी से 40,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। फिर तीसरा है यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल का समय क्या है? 40,000 ईस्वी से लेकर के 9,000 ईस्वी पूर्व तक का। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये 3 हो गए पाषाण काल के प्रकार। अब पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व है, और निम्न पाषाण काल का है। और इसी के टाइप का पहला जो है निम्न पूरा पाषाण काल का समय है 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व। 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व का समय है मध्य पूरा पाषाण काल का। उच्च पूरा पाषाण काल का समय है 40,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व का। अब चलते हैं, जो सेकंड पाषाण काल का भेद है वो है मध्य पाषाण काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9,000 ईस्वी से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक का। अगला है यहाँ पर नव पाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 25,000 ईस्वी पूर्व तक। तो इनका आपको क्या रखना है? सिर्फ टाइम पीरियड याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पाषाण युगीन अनुसंधान पर आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। तो अब यहाँ से पता चल गया ना, मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है वो किसको कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का यूज करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये था जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पिथेक्रैंथोपस के रूप में। पिथेक्रैंथोपस के रूप में जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हुई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का।
प्रस्तर युग यानी कि जो स्टोन एज है, इसके लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। पूछा जाता है, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि, किसकी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है? नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम इस काल में पैदा हुई है, प्रारंभ हुई है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? पूछा जाता है जौ, बार्ले। चारकोलिथ, देखिए चाकोलिथिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग के नाम से। किस को जाना जाता है? चाकोलिथिक युग को। देखिए जो जुते हुए खेत हैं, इनका साक्ष्य मैंने आपको बताया था, कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब ताम्र पाषाण कालीन स्थलों को देख लेते हैं और वहां से प्राप्त साक्ष्य। देखिए जो स्थल कच्ची मिट्टी के मकान और वह गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से? तो ये इनाम गांव महाराष्ट्र से। स्थल कौन सा? महाराष्ट्र के इनाम गांव महाराष्ट्र से मिले हैं। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण ताम्र पाषाणिक स्थल इसका, देखिए कलश समाधान तथा कलश को घर के फर्श के नीचे रखने का जो प्रमाण मिला है, वो मिला है दायमाबाद महाराष्ट्र से। और जो सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल और इसका उत्खनन HD साकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का निर्माण मिले हैं, ये नवदा टोली महाराष्ट्र से ही मिले हैं। तो दोनों जगह से मिले हैं। क्या? कलश, देखिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, और सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल और इसका उत्खनन किसने करा था? HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये दायमाबाद व नवदा टोली महाराष्ट्र से। नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र से क्या मिले हैं? पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नेवासा महाराष्ट्र से। अगर वो आपसे स्थल पूछे तो नेवासा, अब पूछेगा कि पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र देगा, या तो राज्य देगा या स्थल। स्थल देगा तो नेवासा, राज्य देगा तो महाराष्ट्र। और काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र, नेवासा से। ताम्रवती, ताम्रवती राजस्थान से, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए मिले हैं साक्ष्य। अब देखिए नोट करके देख लीजिए यहाँ पर, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। किसने करा था? नवपाषाण शब्द का जो सर्वप्रथम यूज किया था, किसने करा था? ये करा था सर जॉन लुबाक ने। और ये कब करा था? 1865 ईस्वी में करा था। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग की शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण, पेबल उपकरण संबंधित है किससे? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम बत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो देखिए जो आहार संस्कृति है ना, ये ताम्ब बत्ती के नाम से प्रसिद्ध संस्कृति कौन सी है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है किससे है? ये माइक्रोलिथिक औजार जो है किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। अभी यहाँ पर देखिए, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। कहाँ से? सराय नाहर राय से हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो ये हस्तिनापुर से हुआ है, गौरिक मृदभांड पात्र का उपकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुत्कागेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। आगे देखिए यहाँ पर बेलन घाटी से
प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? तो ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार। मानव की आंखें तक हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैदर की किस अवस्था काल से जुड़ी हुई है? तो ये है पूरा पाषाण काल से। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अब आपसे पूछेगा कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफनाते थे? तो यहाँ पर पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दक्षिण, उत्तर दक्षिण, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय हैं। तो ये दो स्थल हैं जो मध्य पाषाणकालीन प्राचीन उससे सर्वाधिक ज्ञात माने जाते, जहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नवपाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं और राज्य कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं। तो देखिए बुर्ज होम कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, और ये कश्मीर में है। मुफ कराल, देखिए जो गुफ कराल है, गुफ कराल भी कश्मीर में है और स्थल है गुफ कराल। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मदभांडों का प्रमाण। सिलबट्टा, याद है ना जो पहले टाइम पे सिलबट्टे में नमक पीसते थे, वह हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गुफ कराल कश्मीर से। आगे है यहाँ पर कौन सा? मेहरगढ़ स्थल है, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से। देखिए जो महदहा है, महदहा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब चलते हैं कोल्डी हवा स्थल। देखिए जो कोल्डी हवा स्थल है, ये इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिल रहे हैं? धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। और ये कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। संगन कल्लू, देखिए जो संगन कल्लू है ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। पिकली हल, देखिए जो पिकली हल है ये कहाँ है? कर्नाटक। और यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य, हाथ से बने हुए मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। सारू तारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अगला है चिरांद, और चिरांद कहाँ पर पड़ता है? बिहार में, वर्तमान बिहार। और यहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाओजली, देखिए जो दाओजली है ये कहाँ पर है? असम में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दाओजली असम से। अब देखिए भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैसर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो ये सीखा था नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं इनका एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। और जो मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था कहाँ पर पड़ता है? मेहरगढ़ पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं? गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, साथ ही साथ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। देखिए और यहाँ पर देखिए अग्नि का
उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भारत में जीवाश्म मैंने आपको बोला शिवालिक पहाड़ियों से, और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से ही प्राप्त हुए। अब यहाँ पर नोट करके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने करा? अच्छा, H.D. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन नवदा टोली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसमें ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने करा था? H.D. सांकलिया ने करा था। तो ये हो गया है पाषाण काल खत्म। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए जो आपका जो पाषाण काल है ना, वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने अभी आपको 2 चैप्टर कंप्लीट किया, सब इतना ही वहाँ से पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। अब मेन है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है वो कौन सा है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक का, ईसा पूर्व तक का। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक, यानी कि जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक जो खुदाई है वो इसका प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। तो यह आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से हड़प्पा की संस्कृति की जो संस्कृति है उसकी मोहरों पर किन किन का अंकन हुआ है, किन का नहीं हुआ। तो किसका नहीं हुआ है? घोड़े का। आधुनिक देवनागरी लिपि जो है इसका प्राचीनतम रूप कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से आरंभ माना जाता है? भारत से ही। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। तो जो सैंधव सभ्यता है इसकी समकालीन सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। और समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाले प्रथम प्राचीन सभ्यता किसकी है? सुमेरियन सभ्यता थी जिसने लेखन कला की प्रणाली विकसित की थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। आप क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी या फिर कैसी कृषि पर आश्रित सभ्यता थी? तो जो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि वो गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य क्या करते थे? कृषि पर आधारित रहते थे, कृषि पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार करा था। तो वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन्होंने सबसे पहले तांबे में टीन मिलाकर कांसे का यूज करा था? सिंधु वासियों ने। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। अब आपसे भी पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? ये सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग पहाड़ियों से अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो यह है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसने के द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने के महत्व का कारक क्या है? तो ये क्या है? मृदभांड। प्रारंभ में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये काले पॉलिश कृत मृदभांड। आगे देखिए यहाँ पर
कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सेल खड़ी का। अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ ये हो गया, ये क्या हो गया? उत्तर। ये क्या है? हड़प्पा की सीमा मान लो, ये यहाँ पर बना लो, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और यह है पूर्व। तो उत्तर में तो इसकी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर हो गया। पूछा जाता है उत्तर में कहाँ कहाँ तक है सिंधु घाटी की जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सीमा माणा जम्मू कश्मीर तक। और नीचे दक्षिण की बात करें, दक्षिण दायमाबाद महाराष्ट्र में। और पश्चिम में बात करें तो सुतका गैडोर जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक से इसका क्षेत्र था। और यहाँ पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिए हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? माता देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में मिलते हैं? गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलवीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में क्या है? एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है? लोथल को। लोथल कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में स्थित है। और इसके पूर्वी भाग में कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन स्थल है इनकी खोज कहाँ पर की गई, किसने करी? जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो। और ये स्थल कहाँ पर, किस नदी पर है? तो सबसे पहले हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा की ही तो खोज की गई थी, तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। तो कि हड़प्पा कहाँ पर है वर्तमान में? हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। इसकी खोज 3 लोगों ने करी थी। एक राय बहादुर दयाराम ने, दूसरे दयाराम साहनी, तीसरे थे यहाँ 2 ने करी थी। एक है राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे हैं यहाँ पर व्हीलर और तीसरे हैं माधव स्वरूप वत्स। तो 3 ने करी थी, मैंने आपको बताया। राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स ने कब करी? 1921 में। और कहाँ पर कवि? रावी नदी के तट पर स्थित है ये। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। रखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने इसकी खोज करी थी। उत्खनन करता है और 1922 में इसकी खोज करी थी। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं जो हैं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल पड़ता है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी 1955 एवं 1962 में। भोगवा रिवर पर स्थित है। देखिए जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाएं, हाथी दांत, चावल व बाजार पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युगमित समाधियां और चालाक लोमड़ी का चिन्ह। ये कहाँ से मिले हैं? लोथल गुजरात से। अगला है यहाँ पर चनहुदड़ो। चनहुदड़ो यह कहाँ पर पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अर्नेस्ट मैकी वो एनजी मजूमदार ने इसकी खोज करी 1931 में। सिंधु रिवर पर ये स्थित है। मक्के बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक पूछा जाता है कि जो लिपस्टिक है और मनके बनाने का कारखाना ये कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ से। कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाली तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चनहुदड़ से। देखिए जो आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कालीबंगा ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान।
अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं वी.के. थापर ने इसकी खोज करी 1953 एवं 1960 में। घग्गर नदी पर बसा हुआ है। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ जो वर्तमान में पहनते हैं, संभवतः एक साथ सब फसल बोने के साथ, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, और लकड़ी की नाली ये कहाँ से मिली है? कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान का हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। सूरज भान ने इसकी खोज करी थी 1969 में। घग्गर रिवर पर बसा हुआ है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ये कहाँ से मिली है? राखीगढ़ी से। कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान में है। धुरिये एवं फजल अहमद खान ने इसकी खोज करी 1935-55 में। सिंधु रिवर पर है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे, यहाँ से पूछा जाता है कि कच्चे ईंटों के मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान से। बनावली हिसार हरियाणा, इसकी खोज R.S. बिस्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1973 में सरस्वती रिवर पर स्थित है। मिट्टी का हल यानी कि खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिले हैं? बनावली हिसार हरियाणा से। रोपण रूपनगर पंजाब, यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज करी 1955 में। सतलज रिवर पर यह स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के 7 कुत्ते दफनाने का साक्ष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिले हैं? रोपड़ पंजाब से। अगला है रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है। एस आर राव ने इसकी खोज करी 1954 में। भादर या इसी को मादर भी बोलते हैं, मादर रिवर पर। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां और कच्ची ईंट की दुर्ग और धान की भूसी कहाँ से मिली है? रंगपुर गुजरात से। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी 1958। हिंडन रिवर पर है ये। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? आलमगीरपुर मेरठ से। सुतका गेटोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज करी 1927 एवं 1962 में। ये किस नदी पर है? दाशक रिवर पर स्थित है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह कहाँ से है? ये है सुतका गेडोर पाकिस्तान। मांडा जम्मू कश्मीर, जगपति जोशी ने इसकी खोज करी 1982 में। ये किस नदी पर है? चेनाब रिवर पर। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य वो है चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र हड्डी निर्मित बाणाग्र, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से? मांडा जम्मू कश्मीर। सुतका कोह, देखिए जो सुतका गेडोर है वो भी यही है। सुतका को पेरिन बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज करी 1962 में। सादी कौर, इसका किस नदी पर है? ये सादी कौर। 2 टीले व मृत भांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 टीले व मृत भांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सुतकाको से। और किसने इसकी खोज करी? जॉर्ज डेल्स ने। कब करी? 1962 पे। या किस रिवर पर है ये? सादी कौर रिवर पे। अब आता है आपका सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। इसकी खोज किसने करी है? जगपति जोशी ने। किसने करी? जगपति जोशी ने 1964 में। सरस्वती रिवर पर स्थित है। कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ये सब यहाँ से मिले हैं। कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? ये सुरकोटदा गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन क्या माना जाता है? वस्तु विनिमय। जैसे होता है ना, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? एक वस्तु के बदले दूसरी, मतलब कि मैं जैसे मान लो मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, तो मुझे चावल चाहिए और आपको, मुझे गेहूं चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो अदला बदली करते हैं ना, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं। तो इसी को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो हो गई है ये हड़प्पा सभ्यता भी कंप्लीट। अब आती है वैदिक काल। तो
वैदिक काल जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वैदिक काल जो है इसका वेद का अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछेगा तो मतलब ज्ञान अर्थात नॉलेज होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूत्र हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। त्रयी नाम से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 3 वेदों के लिए। और 3 वेद पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रयी जो नाम है ये 3 वेदों के लिए होता है। 3 वेद कौन कौन से हैं? यज्ञ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है अथर्ववेद में। किस में है ये? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो नवा मंडल समर्पित है। अब वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द देखिए, आधुनिक काल में हम किसको क्या बोलते हैं? प्राचीन काल में तो गाय के लिए कौन सा शब्द होता था वैदिक काल में? अघन्या, जिसका वध न हो। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका वध न हो। राजा को क्या कहते थे? गोपा। अतिथि को गोहंता या गोहन कहते थे। धनी व्यक्ति को गोमत, युद्ध को गविष्ठ, गेसु और गम्य कहते थे। पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? उर्वा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य और हल से बनी नालिका को क्या कहते थे? सीता कहते थे। अब आगे देखें यहाँ पर कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद है ये। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही कास्ट सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था का विवरण प्राप्त हुआ है। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो ये सभा और समिति पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसको माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पर्वती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो इसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। तो ऋग्वैदिक काल में आभूषण के लिए क्या यूज होता था? निष्क। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब देखिए, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये कैकेयी के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब। तो चिनाब का जो प्राचीन नाम था वो क्या है? अश्किनी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो वेद हैं ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्य, अध्येता, उपवेद, उनको यहाँ पर देख लेते हैं उनके प्रवर्तक। देखिए, जो वेद हैं वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? कौशिकी, ऐत्रेय। 1028 इसमें सूक्त हैं। उपनिषद इसके कौन कौन से? कौशिकी और ऐत्रेय हैं। और अरण्य कितने कौन कौन से? इसके ऐत्रेय और कौशिकी ही हैं। अध्येता कौन है? होत्रु। उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का आयुर्वेद। और प्रजापति इसके कौन है? प्रवर्तक हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो तैत्रेय और शतपथ हैं। और इसमें जो सूक्त है इसमें दिया नहीं गया है। और कौशिकी, देखिए जो उपनिषद हैं तैत्रेय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, वृहणादायक और मैत्रायणी कौन है? इसके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। और जो इसके अरण्यक हैं वो हैं तैत्रेय, बृहदारण्यक और शतपथ। इसके अध्येता कौन है? अधर्वयु। कौन है? अधर्वयु। और इस देखिए जो यजुर्वेद का उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र हैं। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश। इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं। 1810 मंत्र हैं इसमें, इनके 1810 मंत्र हैं, इनके सूक्त हैं। किसमें? सामवेद में। केन और छांदोग्य इसके उपनिषद हैं सामवेद की। और जैमिनी और छांदोग्य इसके अरण्यक हैं। उद्गाता इसका अध्येता है। और इसका जो उपवेद है
उपवेद और प्रवर्तक है सामवेद के। उपवेद कौन है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? नारद। लास्ट है यहाँ पर अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ हैं। 6000 मंत्र इसमें हैं और माणुक्य, प्रश्न और मुंडक इसके क्या हैं? उपनिषद है। इसमें देखिए आरण्यक नहीं है और इसकी जो अध्येता है वो कौन है? ब्रह्मा। और शिल्प वेद इसका क्या है? उपवेद। और इसमें कौन है? विश्वकर्मा इसके प्रवर्तक है। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से 4 उपवेद कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको ट्रिक बताई, वो ट्रिक याद कीजिएगा, और वेदों की भी ट्रिक बताइए तो वो ट्रिक भी आप याद कीजिए। तो ट्रिक जो है ऐसी ही जगह पर यूज करनी है आपको। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहरुमजदा का वर्णन मिलता है वह है अश्रुओं का देवता। तो पारसियों के ग्रंथ में किसका उल्लेख है? अजिंद अवेस्ता। क्या है ग्रंथ? जिंद अवेस्ता, जिसमें अहुर मजदा का वर्णन मिलता है और वो क्या है? अश्रुओं का देवता। अब लास्ट, ये हमारा लास्ट है यहाँ पर। उसके बाद जो बचे हुआ चैप्टर है उनको मैं किस में कराऊंगी? नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, इस ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम किस काल में यूज हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। तो ऋग्वेद संहिता में दूसरे से लेकर 7वें मंडल क्या है? सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि गोत्र मंडल के नाम से किन मंडलों को जाना जाता है? दूसरे और 7वें। किसमें? ऋग्वेद संहिता में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें होता था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुषणी। और परुषणी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रावी नदी। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो नदियाँ हैं, नदियों के प्राचीन नाम, तो झेलम के लिए वितस्ता, विपाशा के लिए व्यासा, द्वस्तती या दृष्टवती, घग्गर नदी जिसे चौतांग नदी भी कहते हैं तो इसके लिए दृष्टदती या दृष्टदती नदी भी यूज होता है। कुर्रम आधुनिक नाम जिसे कुर्रम रिवर का पुराना नाम कुंभू। कुंभा का पुराना नाम काबुल रिवर, आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। और जो प्राचीन नाम है वो है कुंभा। सदानीरा का वर्तमान में नाम क्या है? गंडक रिवर का प्राचीन नाम सदानीरा है। चिनाब रिवर का पुराना नाम, प्राचीन नाम अश्किनी है। सतलज नदी का सतुद्री, गोमती का गोमल, सिंधु का सिंध रिवर। और जो यहाँ पर कौन सी है? घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। सोहन सुषोमा किसका प्राचीन नाम है? शोहन रिवर का। सुवास्तु किस नदी का प्राचीनतम रूप है? स्वास्थ्य रिवर का। वर्तमान में स्वास्थ्य कहते हैं, उसे सुवास्तु नदी कहते थे प्राचीन समय में। अब मैंने आपको, अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर दशराग युद्ध जो है इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या होता था? पशुपालन और कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए तो यूज किया गया था? तो ये जौ के लिए यूज किया गया था, यौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तो माँ सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है अस्तो माँ सद्गमय। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद से। बृहदारण्यकोपनिषद से याज्ञवल्क्य गार्गी जो गार्गी संवाद है इसका उल्लेख मिलता है। ये आपका पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु।
और वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल होते थे। देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है फ्रेंड्स? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस नदी को नदीतमा कहते हैं? तो वो सरस्वती को। और इसका अर्थ क्या है? नदियों की माता। तो किस सरस्वती नदी को सर्वाधिक बार पवित्र किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक भी बताइएगा। फिर उसके बाद मैं आगे जो इसका बचा हुआ शेष पार्ट है उसको कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच।